गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए जब तक बच्चे आते हैं ज्वाइन करते हैं, हो सकता है तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो यूट्यूब वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा क्लासेस लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये आपको ब्लैक डायमंड ऐप मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए है ये इस टाइप का आपको लोगो रहेगा ब्लैक डायमंड 5 स्टार रेटिंग के साथ। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे माई कोर्सेज में जाएंगे, आप लॉगिन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से। उसके बाद MCL प्लस SCCL बैच C16 ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। प्राइस अभी फिलहाल 1800 रुपया है। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं सिर्फ, तो आप स्पेशल MCL का SCCL का माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। MCL और SCCL बैच में आपके जितने भी लेटेस्ट चीजें हैं सब कुछ कवर होगा। टेक्निकल पोर्शन बेसिक टू एडवांस लेवल कवर होगा। A to Z पोर्शन आपका कवर होगा। इसमें फोल्डर बना के इसमें डाला गया है। नॉन टेक की भी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उतना पोर्शन आपका कवर करूं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं डायरेक्टली क्लास में। जस्ट अ सेकंड। चलिए 40-46 बच्चे अभी तक ज्वाइन कर गए हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओवरऑल हैंडबुक कब पढ़ाएंगे बाबू? ओवरऑल हैंडबुक में जितनी चीजें हैं ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। जब आप EMT वॉल्यूम करोगे और साथ में एडवांस लेवल की चीजों करोगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। ठीक है, ओके चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं OSH रूल। OSH रूल का हम लोग एक पार्ट कल कर चुके थे जिसमें हम लोगों ने बेस्ट एलिमेंट्री आइडिया डिस्कस किया था OSH रूल का। बहुत सारे जो दिमाग में कंफ्यूजन थे, एग्जाम को लेके कंफ्यूजन थे, आपके बाकी चीजों को लेके, ठीक है, तो वो सब हम लोग क्लियर किए थे। ओके, आज हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, सीधा चैप्टर पे आएंगे, सीधा OSH कोड के पार्ट 2 पे आएंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट 2 पे आएंगे। एक बार बताइएगा मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? चैट में एक बार बताइएगा मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, अच्छे से आ रहा है मेरा ऑडियो वीडियो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इसमें? ओके, ठीक आ रहा है। ओके चलिए, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यार, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक नया रूल स्टार्ट किया है जिसको नाम है OSH रूल। ठीक है, इसका अगर ऑफिशियल नाम की मैं बात करूं तो इसका ऑफिशियल नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नाम है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, हालांकि एक क्लास कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हम फटाफट आपका रिकैप करा देते हैं। प्रीवियस क्लास के पोर्शन थे उसको रिकैप करा देते हैं और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ओके चलिए, देखिए OSH रूल एक नया बनाया गया है, रूल है जो कि OSH कोड के अंदर में है। जो OSH कोड 2020 आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यही पढ़ा था, तो OSH कोड जिसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे माइंस एक्ट हुआ करता था उसी तरह से आप समझिए कि OSH कोड 2020 है। इस तरह से जब माइंस रूल की मैं बात करूँ तो जिस तरह से माइंस रूल हुआ करता था उसी तरह से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल्स 2026 है। इसका सेंट्रल नाम से इसलिए दिया गया है कि इसमें बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं, बहुत सारे सेक्टर कवर किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नया कानून है जो कि बनाया गया है और ये लागू है आपका 8 मई 2026 से। और MCL के सिलेबस में भी एक ऑफिशियल लेटर आया है, क्लैरिफिकेशन लेटर। इसमें एक कहा गया है कि आपका OSH कोड 2020 रहेगा और उसके अंदर जो रूल बनाए गए हैं वो भी आपका सिलेबस का हिस्सा रहेगा। पिछला सिलेबस भी रहेगा, पिछले वाला पोर्शन तो आपका रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, नए चीजें भी ऐड हो गई हैं सिलेबस में। तो इसी तरह से हम लोग OSH कोड को ये पढ़े थे कि भाई OSH कोड बनाया कैसे जाता है, OSH रूल कैसे बनाया जाता है। तो OSH रूल कोई भी अगर बनाना चाहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बैठाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बैठाती है। अभी फिलहाल नेशनल एडवाइजरी बोर्ड बैठाती है ना। OSH कोड अगर आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ नेशनल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है। इसमें कुछ मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर, जो हर मैटर फैसला करते हैं। ठीक, तो ये नेशनल एडवाइजरी बोर्ड को ये बताती है कि मैं एक कानून बनाना चाहता हूँ। फिर नेशनल एडवाइजरी बोर्ड टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट करके कानून बनाती है और कानून को वापस से पब्लिश करवाती है। यानी कि कानून का जो ड्राफ्ट होता है जिसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है, सुझाव के लिए मांगा जाता है। तो ये सुझाव के लिए
पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए कम से कम 45 दिन के लिए दिया जाता है कि भाई कम से कम 45 दिन के लिए पब्लिक के पास ये ड्राफ्ट रहेगा, पब्लिक के लिए ओपन रहेगा कि वो चाहे तो सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहली बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ओएसएच कोड का, प्रीवियस क्लास जो किए हैं आंसर दीजिएगा, ओएसएच कोड का ड्राफ्ट कौन से तारीख को जारी किया गया था? ओएसएच कोड का ड्राफ्ट कौन से तारीख को जारी किया गया था? मैं ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ रितेश, ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनल पब्लिकेशन कब किया गया था, मैं कह रहा हूँ ड्राफ्ट, ठीक है। ओके चलिए, तो देखो ओएसएच कोड का जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिश किया गया था 30 दिसंबर 2025 को, यानी कि 30 दिसंबर 2025 को इसका ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था, ठीक है। और ड्राफ्ट में ये लिखा गया था कि भाई 45 दिन का सुझाव मांगा गया था कि 45 दिन के अंदर आप सुझाव दीजिए, और उसके बाद फिर उस पर विचार किया गया सभी सुझावों पे, और विचार करने के बाद फाइनली उसको 8 मई 2026 को पब्लिश कर दिया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा ओएसएच रूल कब से लागू है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आप दे रहे थे कमेंट में, 8 मई 2026 से ये लागू है। ओएसएच रूल जो है वो आपका 8 मई 2026 से लागू है, ठीक है। ओके चलिए, इसके बाद इसको ऑफिशियल गैजेट में उसी दिन लागू किया गया है, उसी दिन पब्लिश भी किया गया, उसी दिन से ये लागू भी है। कहाँ पे लागू है तो मैं प्रीवियस क्लास में आपको शॉर्ट में बता चुका था, चलिए मैं आपको फिर से वो शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सभी जगह लागू है, पूरे के पूरे भारत में लागू है, यूनियन टेरिटरी जितनी भी है भारत की उन सभी जगह पे लागू है। बहुत सारे पुराने कानून है जिनको रद्द करके ये वापस से बनाया गया है, पुराने कानून जो है उसको रद्द करके इसको बनाया गया। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो पहले चला करती थी, लेकिन जैसे ही ओएसएच रूल लागू हुआ है, रूल लागू होने के बाद ओएसएच रूल 2026 जैसे ही लागू हुआ है, इसी के साथ ये सभी पुराने कानून बंद कर दिए गए हैं। जैसा डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर रूल्स 1990, ये एक रूल हुआ करता था जो डॉक वर्कर मतलब जो समुद्र के बंदरगाह होते हैं जहाँ पे जहाजें उतरती हैं, समुद्री जहाजें उतरती है, आती है, सामान लोड होता है, अनलोड होता है, पैसेंजर चढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो डॉक वर्कर थे उसमें जो काम करते उसको डॉक वर्कर बोलते हैं। उनके लिए एक अलग से कानून बनाया गया था, ये वाला रद्द कर दिया गया, उसकी जगह पे अब ओएसएच रूल 2026 चलेगा। इस तरह से एक दूसरा कानून को भी रद्द किया गया है, उसकी जगह पे ओएसएच रूल भी चलेगा जिसका नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। 1998 में चला करता था, जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कानून था। इसी तरह से एक माइंस रूल जो हमारे लिए बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था, माइंस रूल 1955, इसको भी अब कैंसिल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। अभी ऐसा दिमाग में कोई डाउट नहीं रखना है कि अभी जारी है, पार्शियली जारी है, थोड़ा बहुत फॉलो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ बहुत सारे और भी रूल थे, जैसे माइंस रेस्क्यू रूल, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। माइंस रूल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइंस रेस्क्यू रूल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिट हेड बाथ रूल, माइन क्रैच रूल, इन सभी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग वही पूरा डिटेल में आपको समझाए थे, ठीक है। अब उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक लेबर कोड हुआ करता था आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एक रूल रेगुलेशन था 1971 वाला, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है ओएसएच रूल 2026 से, ठीक है। इसी तरह से इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, जैसे झारखंड का कोई मजदूर है वो जाके महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो उसको हम अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर कहते हैं, मतलब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया था 1969 में, 79 में वो चल रहा था, लेकिन इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है ओएसएच रूल से। इसी के साथ जर्नलिज्म सेक्टर में भी 2-3 कानून थी, जैसे वर्किंग जर्नलिज्म, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1957, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके जगह पे आपका ओएसएच रूल लागू है। साइन वर्कर क्या होता है? जो सिनेमा में काम करते हैं, जो जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, उसके साथ जो फिल्म प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो आपका उसमें स्टंट मैन है, जो आपका डीजल मतलब म्यूजिशियन है, आपका जो डिजाइन वाला है ना, ये सभी लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उसी को हम लोग साइन वर्कर बोलते हैं। और सिनेमा थिएटर वर्कर क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर बहुत सारे थिएटर हुआ करते थे जिसमें पहले नाटक चला करता था, रंगमंच चला करता था, तो वो सब नाटक चलता था, तो उन सभी के लिए कानून बनाया गया था, ठीक। साइन वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स 1984, इसको कैंसिल करके इसके जगह पे अब ओएसएच रूल लागू है। इस तरह से सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला एम्प्लॉयज थे, इनके लिए अलग से रूल बनाया गया था, इसको भी अब कैंसिल करके ओएसएच रूल में ही शामिल कर दिया गया इन सभी चीजों को। इसके साथ ही एक बहुत सारा फॉर्म्स और रजिस्टर के बारे में एक अलग से आपका कानून हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बताया गया था, ये भी अब कैंसिल करके ओएसएच रूल
ही बताया गया है, OSH रूल ही रिप्लेस कर दिया गया है इन चीजों को। इसके बाद वर्किंग जर्नलिज्म के लिए अलग से था, वर्किंग जर्नलिज्म न्यूज़पेपर वाला के लिए अलग से दो कानून थे, वो भी कैंसिल करके OSH रूल आ चुका है। मतलब टोटल 15 कानून, जो 15 पुराने रूल्स थे, जो 15 पुराने रूल्स थे, इनको कैंसिल करके OSH रूल 2026 ने इसकी जगह ले ली है। OSH रूल 2026 ने इसकी जगह ले ली है। प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया था, अभी मैंने शॉर्ट में रिकैप कराया है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर है, अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन कौन से सेक्टर में अब ये फॉलोड है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे अब ये नियम लागू हो जाते हैं, है ना। पहले ये नियम लागू नहीं होते थे। जैसे माइनिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर में कौन सा रूल लागू हो रहा है? OSH रूल लागू हो रहा है। OSH रूल 2026, OSH कोड तो लागू है ही। ठीक है, OSH कोड भी लगभग सेम जगह पे लागू है 2020। OSH रूल भी लागू है। OSH रूल में बहुत सारे सेक्टर कवर होते हैं, जैसे माइनिंग सेक्टर कवर हो जाते हैं। जो डॉक यार्ड होता है ना, डॉक यार्ड मतलब बंदरगाह वाला जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ समुद्री जहाजें वगैरह उतरी करती हैं, है ना, वो सब जगह पे ये कवर हो जाता है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते थे, है ना, इसके साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, ये भी आपके बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, ये भी आपके इसी के अंडर में कवर हो जाते हैं। ये सब सेक्टर आपका इसी कानून में कवर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर बेसिकली कोई सेक्टर नहीं है, मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ, सेक्टर्स बता रहा हूँ। तो ये सभी सेक्टर्स पे फॉलो होते हैं। ये माइनिंग सेक्टर पे फॉलो होंगे, डॉक यार्ड वाले सेक्टर पे फॉलो होंगे, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर पे आपका फॉलो होगा। जो जर्नलिज्म वाला सेक्टर है, ठीक है, जर्नलिज्म वाला सेक्टर पे ये फॉलो होगा। सेल्स एंड मार्केटिंग वाला है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला सेक्टर पे ये फॉलो होगा। ठीक है, इसी तरह से बीड़ी सिगार वर्कर होता है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर, बीड़ी और सिगार बनाने के लिए जो वर्कर होते हैं उन पे ये फॉलोड होगा। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, उनके लिए ये फॉलोड होगा। ठीक है, जो प्लांटेशन का काम करते हैं उनके लिए फॉलोड होगा। तो ये सभी सेक्टर में फॉलो हो रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे सेक्टर, जैसे माइनिंग सेक्टर, डॉक यार्ड सेक्टर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, जर्नलिज्म, सेल्स एंड मार्केटिंग, बीड़ी सिगार वाला, फैक्ट्री वाला, प्लांटेशन वाला, जहां पे OSH कोड लागू है बिल्कुल वहीं पे ये भी अब लागू हो चुका है। इतने सारे सेक्टर में ये भी लागू हो चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सभी चीजें पढ़ा था, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस किया था, उस डेफिनेशन को भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं फटाफट। देखिए, कोड का मतलब है OSH कोड, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। जब भी हम OSH की बात करेंगे, OSH कोड की बात करेंगे, कोड का मतलब है ये पूरा नाम OSH कोड, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो जब भी हम कोड बोलेंगे आप इसको समझेंगे, है ना, पूरा का पूरा ये कानून समझेंगे। ठीक है, फॉर्म्स मतलब जो आपका एनेक्सर 7 में दिया हुआ फॉर्म्स है, इसमें बहुत सारे सूची हैं। ठीक है, टोटल आपका प्रीवियस क्लास में शायद मैंने बताया था आपको, बहुत सारे सूची है, बहुत सारे आपके इसमें शेड्यूल है, उस शेड्यूल में बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन मतलब क्या होता है? जो एक आदमी होता है, जो एम्प्लॉयर जिसको रखा है, और जो सिर्फ कैंटीन का काम देखेगा, वो माइंस का मैनेजर नहीं हो सकता। मतलब माइंस का मैनेजर, एजेंट ऐसा नहीं हो सकता है जो माइंस का भी काम देखे और इसका भी काम देखे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ डेफिनेशन जो इसमें नहीं दिए हुए हैं वो सभी के सभी कोड के डेफिनेशन माने जाएंगे। और जब मैं OSH कोड पढ़ा रहा था ना बाबू, तो OSH कोड में जितने भी डेफिनेशन थे, मेरे को लगता है कम से कम 40-50 डेफिनेशन थे, और उसके डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उससे। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर OSH कोड आप नहीं देखे हो ना, तो जाके देखो यार, OSH कोड का पूरा लेक्चर देखो, मैंने लाइव पढ़ा है, सबसे पहले मैंने OSH कोड ही पढ़ा था। ठीक है, माइंडसेट वगैरह के बाद, तो उसको आप जरूर पढ़ लेना। OSH कोड आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो फिर इसमें बहुत दिक्कत होगा। तो OSH कोड तो पढ़ ही लेना, उसके बिना कोई उपाय है तो कोई उपाय नहीं है बाबू। अभी का जो टाइम चल रहा है बहुत खराब टाइम चल रहा है, अभी पूछेगा तो दबा के पूछेगा नए नए कानून से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं आज की क्लास में। प्रीवियस क्लास जो किए थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए थे उनको मैं एक बार स्किप रिवील करा दिया। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। यानी जब कभी भी कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो उनको कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कुछ परमिशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पहली बार खोल रहा है तो क्या परमिशन लेगा, दूसरी बार खोल रहा है तो क्या परमिशन लेगा, है ना। मान लीजिए उसको फॉर्म अप्लाई किए हैं तो कितना दिन के अंदर करेगा, कैसे कैसे करेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन है, उसमें बहुत कुछ बताया गया कि आपका अगर मान लीजिए लाइसेंस कैंसिल कराना है तो कैसे कराएंगे, है ना। तो ये सब चीजें बताई गई। ठीक है, अब चलिए इसके रिलेटेड एक कहानी सुनाते हो। कहानी आप सुनिएगा ध्यान से, आपका सब क्लियर हो जाएगा।
77 बच्चे आ गए हैं, तो बहुत अच्छा। जी जी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, और जो वार्षिक वाले ये होते हैं युद्ध पोत होते हैं, उसमें ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये चैप्टर को फर्स्ट रीडिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहानी ये है कि आप अपने आप को ले लो। ठीक है, तो मैं एक नाम बना रहा हूं, दीपक एंड कंपनी। मैंने एक कंपनी बनाया जिसका नाम है दीपक एंड कंपनी। ठीक है, अभी जो मेरा कंपनी है ये मैं कोई एक सेक्टर का बना लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं एक कोई सेक्टर पकड़ लेता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन का काम लूँ, मतलब मैं चाहता हूँ मैं ठेकेदार बनूँ भाई, कुल मिला करके मैं ठेकेदार बनूँ। मैं अलग अलग जगह का ठेका लूँ, मैं रोड का ठेका लूँ, टेंडर भरूँ, मेरे को रोड का टेंडर मिले, मैं रोड बनवाऊँ, मैं पुल बनवाऊँ, है ना, मैं बिल्डिंग्स बनवाऊँ, और ऐसा बनवाऊँ कि बस 2 महीने में ढह जाए। तो कुल मिलाकर के मैं ठेका लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले इसके लिए बनाना पड़ता था लाइसेंस। ठीक है, और ये लाइसेंस के लिए बहुत तामझाम था भाई, बहुत तामझाम। छोटे बाबू को खिलाओ, बड़े बाबू को खिलाओ, है ना, क्लर्क वाले बाबू को खिलाओ, यूडीसी वाले को खिलाओ, एलडीसी वाले को खिलाओ, है ना, जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है उसको खिलाओ, उसको खिलाओ, इस बाबू को दो, उस बाबू को दो। ये बाबू बाबू करते करते ना 6 महीना लग जाता था। 6 महीना लग जाता था पैसा भरते भरते। और ये करप्शन था, ये ग्राउंड रियलिटी है कि करप्शन था। ठीक है, हालांकि नियम कानून तो तब भी बने थे कि घूस नहीं लेना है, कदाचार ये मुक्त बनाना है, विजिलेंस का एक टीम बना दिया गया था हर कंपनी में कि भाई विजिलेंस वाला इसको मॉनिटर करेगा। लेकिन वो होता कुछ नहीं था। प्रैक्टिकल बात यही है कि हर जगह पे बाबू लोग बढ़िया दबा के खाते थे, लाइसेंस बनाने के नाम पे, टेंडर दिलाने के नाम पे, हर चीज में वो पैसा खाते थे और बढ़िया खा के मोटा गए। तो जब ये सरकार के नजर में पड़ा बहुत दिनों से, तो इस पे चर्चा चल ही रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बना दिया। अब वो नियम कानून के हिसाब से कोई भी नई कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन कराती है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं दीपक एंड कंपनी नाम का एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, और मेरा जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। मैं चाहता हूँ बिल्डिंग बनाओ, रोड बनाओ, ये सबका टेंडर लूँ और काम करूँ। तो इसके लिए मैं कंपनी बना सकता हूँ जी, बिल्कुल। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लाइसेंस वाइसेंस ले लिया था, अब हम इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मतलब कुल मिलाकर के लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब ऑनलाइन हो गया है बाबू, अब आपको चक्कर नहीं काटना है, अब आपका ये चीज ऑनलाइन हो गया है। आपको श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल पे जाना है और जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब आपको किसी का भी जरूरत नहीं है, आप खुद अपना लैपटॉप पे, मोबाइल पे बैठिए और जाके अपना फॉर्म भरिए कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। कंपनी का पूरा डिटेल भरिए कि जो कंपनी है उसका ट्रेडमार्क नंबर ये है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, कंपनी में इतने वर्कर इन्वॉल्व है, कंपनी के काम का नेचर क्या है ना, कंपनी का आपका कुछ पैसा जमा रखता है जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, वैसे कोड में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब करने के बाद फिर फाइनली आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं श्रम सुविधा पोर्टल में जाके। तो जब आप श्रम सुविधा पोर्टल में जाते हैं तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आपको किसी भी दलाल का, किसी भी बाबू का, किसी भी बड़े अधिकारी की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से घर बैठे सब चीज ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाते हैं वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के या जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लोग, आप जो ऑफिसर्स हैं वो उसको पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी हो गया कि भैया आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। तो जब आप अप्लाई करते हैं कभी भी तो फॉर्म 1 में अप्लाई करते हैं। किसमें करते हैं बाबू? फॉर्म 1 में अप्लाई करते हैं। कभी भी कोई नई कंपनी के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लिखते जाएंगे बाबू, लिखते जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लिखते जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हमेशा फॉर्म 1 में दिया जाता है। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, आपको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जब मन किया आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो करने के 7 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर बाबू? 7 दिन के अंदर आपका जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसको ग्रांट करेगा, इसको ग्रांट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, ग्रांट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अगर इसने ग्रांट या रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर इसने ग्रांट नहीं किया, जो हमारा रजिस्टरिंग ऑफिसर था उन्होंने ना रजिस्टर किया, मतलब ना ग्रांट, ना हमको परमिशन दिया, ना मेरा परमिशन को रिजेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, एक ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऑटो जनरेट सर्टिफिकेट बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ऑटो जनरेटेड, इसको डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा, डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। अब ये क्या हो गया मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमने अप्लाई किया, 7 दिन के अंदर कोई ऑफिसर का ध्यान नहीं गया उस पर, उसने इग्नोर कर दिया या नहीं बना, तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, सिस्टम जनरेटेड हो जाएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मेरे को टेम्पोररी मिल जाएगा। अब मैं इस रजिस्ट्रेशन के नंबर के हिसाब से काम कर सकता हूँ, काम करवा सकता हूँ, काम स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें बाबू की गलती है कि भैया उसने क्यों नहीं दिया, ठीक है, क्यों नहीं दिया ये उसकी गलती है, ओके। चलिए, तो फॉर्म 1 में यही चीजें थी, हमने एक नई कंपनी बनाई, फॉर्म 1 में उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन था, ठीक है। अब जैसे मैंने उसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो गया या फिर जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट करके दिया, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 3 के तहत बनेगा, फॉर्म 3 के तहत बनेगा। टोटल 27 फॉर्म है इसमें बाबू, 27 तो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बताता जाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक। तो फॉर्म के बारे में अभी आपने क्या पढ़ा, फॉर्म 1 में सबसे पहले पढ़ा कि फॉर्म 1 में हम लोग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं नया फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। फॉर्म 1 अप्लाई करने के बाद फिर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उसको ग्रांट करता है, या तो फिर वो 7 दिन के अंदर ऑटो जनरेट हो जाता है और हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि फॉर्म 3 में मिलता है। फॉर्म 3 एक फॉर्मेट होता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरे को कुछ कंपनी को बंद करना हो या हमेशा के लिए बंद करना हो, मान लीजिए हमको 6 महीना के लिए बंद करना हो मैन पावर का शॉर्टेज की वजह से, या फिर हम हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको फॉर्म 2 में अप्लाई करना पड़ेगा। किसमें अप्लाई करना पड़ेगा बाबू, फॉर्म 2 में अप्लाई करना पड़ेगा कि जो दीपक एंड कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब मैं चाहता हूं कि वो मैं बंद कर दूं, ठीक है। और ये मुझे कब अप्लाई करना पड़ेगा, जब अगर हमको बंद करना है तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 30 डेज में आपको उसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपके रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है। अब जो माइंस एक्ट पढ़ के डायरेक्ट यहाँ आएंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा बाबू, जब तक आप ओएसएच कोड को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझना बहुत मुश्किल है बहुत सारी चीजें। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बेसिकली अभी एक नया टर्म आया है जिसमें इंस्पेक्टर भी होते हैं और वो आपको गाइड भी करते हैं, इसीलिए उसका नाम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है। कुल मिलाकर के पहले वाला इंस्पेक्टर ही है, बस नाम चेंज हो गया है, ठीक है, और थोड़े बहुत काम चेंज हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमको हर साल रिन्यूअल करना था या रजिस्ट्रेशन करना था, हम किसी कारण से नहीं कर पाए, हमारा एक डेडलाइन था, हम नहीं कर पाए, तो डेडलाइन के बाद भी 60 दिन के बाद हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमको लेट फी देना पड़ेगा, जो भी लेट फी कंपनी बताएगी, जो भी आपके कंसर्न अथॉरिटी बताएगी, उतना हमको पैसा पे करके हमको लेट फी भर के वो पैसा दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेट फी के साथ 60 दिन के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक पॉइंट इसमें और है कि मान लीजिए जो दीपक एंड कंपनी है वो पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, ये जो नियम कानून आया हुआ है, ठीक है, ये कानून आने से पहले जैसे ओएसएच कोड आया था, ये जो नियम लागू हुआ है, ये ओएसएच रूल लागू होने से पहले ही हम रजिस्ट्रेशन करा के बैठे थे, तो बैठे थे तो अब रिलैक्स नहीं होना है। फिर भी जैसे ये नियम लागू होती है, यानी 8 मई 2026 से मेरा कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है भी, तब भी हमको क्या करना है, हमको विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर हमको क्या करना होगा, हमको 6 महीना के अंदर फॉर्म 1 में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से हमको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हमको फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये जो नया नियम आया है उसके तहत अगर कोई रजिस्टर नहीं है या रजिस्टर है तो विद इन 6 मंथ हमको अप्लाई देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले से भी रजिस्टर है तब भी हमको देना पड़ेगा, ओके। चलिए, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दीपक एंड कंपनी नाम की कंपनी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और उनका एक कहानी सुनाया था कि यार सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म 1 में हम रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर हम आपको बताया कि फॉर्म 2 में क्लोज होता है, जब हमको बंद करना होता है कंपनी तो हम फॉर्म 2 में नोटिस देते हैं विद इन 30 डेज। उसके बाद हम आपको बताएं कि अगर सर्टिफिकेट हमको मिलता है तो फॉर्म 3 में मिलता है ना, ठीक है, फॉर्म 3 में हमको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन किसी कारण से अगर कंपनी मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो अगर कोई कारण से आपको चाहता है कि नहीं यार हम इसका कैंसिल कर दे, सर्टिफिकेट ना ये आदमी काम का नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है, वो आपका काम का नहीं है, तो उस केस में वो कैंसिल कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है
एप्लीकेशन को, ठीक है। और वो हमारा अगर बना बनाया भी है पहले से, मान लीजिए हमारा चल भी रहा है, तो उस केस में उसको रद्द कर सकता है, कैंसिलेशन कर सकता है, ठीक है। रद्द करना वही हो गया, कैंसिल कर सकता है, या जो हमारा एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर सकता है, जो भी हमारा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। उसके पास अधिकार है, वो कर सकता है बाबू, ठीक। लेकिन ये करने से पहले आपको क्या करेगा, एक शो काउज लेटर देगा। क्या करेगा, एक शो काउज लेटर देगा। कितना दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, कम से कम 30 दिन के लिए पहले आपको एक लेटर देगा कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है इसको कैंसिल किया जाएगा। उसका कारण ये है कि आपने ये योग्यता पूरी नहीं की, ठीक है। आपको एक नोटिस दिया जाएगा, इस 30 दिन के अंदर आप उसको जवाब देंगे। अगर आप मान लीजिए जवाब देने में फेल हो गए या इसका जवाब आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो फॉर्म 4 में वो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। फॉर्म 4 में वो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, ठीक है। या तो अगर मान लीजिए हम अपना खुद से कैंसिल करवा रहे हैं तो भी उस केस में वो फॉर्म 4 में ही सर्टिफिकेट जारी, अगर मान लीजिए हम कंपनी बंद कर रहे हैं तो भी हमको कैंसिलेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 4 के अंदर ही वो देगा, ठीक है। फॉर्म 4 के अंदर ही हमको कैंसिलेशन सर्टिफिकेट देगा विद इन 60 डेज, ठीक है। ये सब पॉइंट को लिखते जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए हमारा ऐसा मूड हुआ कि यार ऐसा करते हैं ना, ये जो नाम है ना दीपक एंड कंपनी जो नाम है, ये दीपक नाम ही पनौती है भाई। जब से दीपक नाम पड़ा तब से मेरा घाटा हो रहा है व्यापार में, कुछ नुकसान होता जा रहा, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। दीपक नाम ही पनौती, इस नाम को ही बदल दो। तो हम क्या करेंगे, हम दीपक नाम की जगह ब्लैक डायमंड नाम रख देंगे कि यार ब्लैक डायमंड एंड कंपनी। हम चाहते हैं कि हम ये नाम चेंज करें, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं, हमारा अधिकार है करना, हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फॉर्म 5 में ये नाम चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म 5 में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं नाम चेंज करने के लिए, विद इन 30 डेज है ये भी, ठीक है। बाकी मैं कंफर्म बताता हूँ। फॉर्म 5 में विद इन 30 डेज आप नाम चेंज के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। या अगर आप चाहें तो डिटेल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका फॉर्म कहां तक पढ़ा दिए, फॉर्म 1 2 3 4 5 हो गया, फॉर्म 6 पे आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए बना रहे हैं या बिल्डिंग वाला के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वाला है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं या बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपका काम स्टार्ट होगा ना जी, जैसे आपका काम स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा काम चालू हो गया। आप क्या करेंगे, फॉर्म 6 में इन्फॉर्म करेंगे। फॉर्म 6 में क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हमारा जो बिल्डिंग वाला काम था या कंस्ट्रक्शन वाला काम था या कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला कोई भी काम था, वो हमारा काम चालू हो चुका है, ठीक है। ये आपका फॉर्म 6 के तहत देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 में अगर मान लीजिए माइंस वाला कोई भी काम हो, अभी तो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला तो आपका ये वाला में भी होगा, और कंस्ट्रक्शन वर्कर का हो चाहे बाकी चीजें हो, बाकी सबके लिए कॉमन कानून है ना। कॉमन कानून है कि यार फॉर्म 1 में हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा फॉर्म 3 में। फॉर्म 2 में अगर हम बंद करेंगे तो एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। फॉर्म 4 में आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है हमको। फॉर्म 5 में आपका कॉन्ट्रैक्ट या लेबर वाला काम कर रहे हैं या बिल्डिंग वाला काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कोई काम करा रहे हैं, तो काम स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है। फॉर्म 7 में क्या करना है ना, जो फॉर्म 7 है वो क्या है, वो ये है, वो है लाख दुखों की एक दवा, ठीक है। अगर आप माइनिंग वाले हैं तो ये वाला तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, ये तो भूल गए तो फिर आपका गया काम खत्म। फॉर्म 7 क्या है, फॉर्म 7 है ऑल इन वन फॉर्म। क्या है भाई, ऑल इन वन फॉर्म फॉर माइंस ओनली। अगर माइनिंग का आप काम कर रहे हैं, चाहे मेटल माइन हो, चाहे कोल माइन हो, चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, कोई भी माइंस हो, फॉर्म 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके लिए जो OSH रूल में है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप कोई भी माइंस को ओपन करना चाहते हैं, इसके तहत नोटिस देंगे। बंद पड़ा हुआ था, रीओपन करना चाहते हैं, इसके तहत नोटिस देंगे। डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद करना चाहते हैं, इसके तहत नोटिस देंगे। आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं कि माँ कसम खा रहे हैं आज के बाद ये माइंस नहीं चलाएंगे,
तो भी आप इसी फॉर्म के तहत नोटिस देंगे। आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद कर रहे हैं या किस्मत ऐसा था जो आपको बंद करना पड़ा अनसर्टेनिटी की वजह से, अनसर्टेन डेज के लिए, तो भी आपको नोटिस देना पड़ेगा फॉर्म 7 में। और ये सबके लिए है विद इन 30 डेज। कितना दिन है? विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। विद इन नहीं है, सो नॉट लेस देना है ना, 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन आपको 30 डेज के अंदर नोटिस देना है। तो दिस फॉर्म इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ओएसएच रूल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप माइनिंग सेक्टर के हैं तो। ठीक है, चलिए बाबू, ये कहानी मैंने आपको सुनाया, ठीक। अब ये कहानी का, अब हम लोग इसमें जब पढ़ेंगे ना तो ये पूरा कहानी एकदम ऐसा ही है जैसा मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए एक बार हम रीडिंग डालते हैं आपके साथ ताकि आपका समय बचा सके हम। ओके बाबू, उससे पहले मेरा एक सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि सब के सब इसका जवाब देंगे बाबू। अगर नहीं देंगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा। ओएसएच रूल 2026 कब से लागू है बताइए? चैट में बताइए, ओएसएच रूल 2026 कब से लागू है? चैट में सबका आंसर देखना चाहते हैं हम। पुराने बच्चे भी आ रहे हैं यार, बहुत अच्छी लग रहा है। 2 घंटा पहले बताएं और आप आए क्लास में, बहुत अच्छी बात है। चलिए 8 मई 2026, दिमाग में बैठा लीजिए डेट, ठीक है। हम आपसे रैंडम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको दिमाग एकदम खोल के रखना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हम आपको कहानी सुनाए हैं, बस वो पढ़ते हैं, वो कहानी कैसे कैसे जा रहा है, उस कहानी का सत्यता क्या है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में है आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बहुत सारी और भी मिसलेनियस बातें इसमें लिखी गई। जैसे सबसे पहला है रेगुलेशन नहीं बोलेंगे, इसमें रूल नंबर होगा। सबसे पहला है हमारा रूल नंबर 3, यह है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर रहेगा, एम्प्लॉयर का मतलब जो मालिक है, जो कंपनी को रख रहा है, जो कंपनी को चला रहा है, जो संस्थान यानी एस्टैब्लिशमेंट को चला रहा है, ठीक है, तो वो अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो फॉर्म 1 के जरिए वो भर सकता है, ऑनलाइन भर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको सम सुविधा पोर्टल पे जाना पड़ेगा और उसमें अपना पहचान का सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा, कंपनी का सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा वो भर के इस पर्टिकुलर पोर्टल में जाके वो भर सकता है। कौन सा पोर्टल है बाबू? श्रम सुविधा पोर्टल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम सुविधा पोर्टल, ठीक है। उसके बाद अगला जो रूल है उसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन दे रहा है और पूरी तरह से सही है, तब तो उसको तुरंत फॉर्म 3 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको प्रमाण पत्र बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि 7 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेगा, नॉट मोर देन 7 डेज, ठीक है, नॉट मोर देन 7 डेज का टाइम लेगा, नॉट मोर देन 7 डेज का टाइम लेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लेगा, मैक्स टू मैक्स 7 दिन। उसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 3 में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म 2 क्या है? फॉर्म 2 अलग है, क्लोज करने वाला फॉर्म है, बंद करने वाला। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि मान लीजिए हमको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, हमें कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जो भी हमारा मान लीजिए कंपनी है, जैसे हमारा मान लीजिए कंपनी है दीपक एंड कंपनी, उसका एक ऑफिस है, ठीक है, तो उस ऑफिस में उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को टांग देंगे बाबू, ऐसा जगह पे टांग देंगे जैसे कोई एंटर करे और वहां पे बैठे तो उसको दिख सके, वो सर्टिफिकेट दिख सके कि हाँ भाई ये आदमी जो है, कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं कि हमको कोई मांगेगा तो हम फाइल खोज के निकाल के देंगे उसको, नहीं। कोई भी अगर मेरे से डील करने आता है तो उसको पहले सर्टिफिकेट जांच करने का पूरा अधिकार होगा। कोई भी इनको अगर टेंडर देने आता है तो उसको पूरा अधिकार होगा। तो हमारी कंपनी के ऑफिस में ही वो सर्टिफिकेट लगा रहेगा, दीवार में टांगा रहेगा, ठीक है। चलिए फॉर्म 3 में मैंने बताया कि मान लीजिए अगर कोई 7 दिन से ज्यादा का समय के अंदर कोई जो आपका रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करता तो वो ऑटो जनरेट हो जाएगा और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, ओके, फॉर्म 3 में, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि मान लीजिए किसी कारण से किसी का लेट हो गया, 60 दिन से ज्यादा का टाइम लेट हो गया रजिस्ट्रेशन करने में, तो उस केस में वो लेट फी देके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अगर चाहता है किसी और को बेचें, ट्रांसफर करे, तो ये पॉसिबल नहीं है बाबू, आपके नाम पे है। आप अगर बोलोगे कि मेरे को अपना आधार कार्ड किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल, वो आपका आईडी कार्ड है बाबू। उसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कंपनी का आईडी कार्ड है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो कैंसिल हो सकता है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको बेच नहीं सकते आप, है ना। और उसको ऐसे जगह पे टांगना है दीवार पे ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े, ठीक है।
ना, कॉन्स्पिशियस प्लेसेस में आपको टांगना है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले करना है, लगाना है, ये कानून है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका बोला क्या है कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर किसी कारण से किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, तो फिर उस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को है ना तय सीमा के अंदर उससे जवाब मांगा जाएगा कि भैया आपने क्यों नहीं ऐसा कर पाया। तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर का इसमें थोड़ा सा जवाबदेही बन जाता है, वो लापरवाही नहीं कर सकता। इसका बोला गया है जो भी पुराना लेबर लॉ चल रहा था, उस लेबर लॉ के तहत अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा के रखे हैं पहले से, तब भी ये नियम जैसे ही लागू होता है 6 महीने के अंदर फॉर्म 1 में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बोला गया है कि मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं कर सकता है, कि कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चाहता है कि हम इसका कैंसिल कर दें। मान लीजिए ऐसा है कि आप किसी ऑफिस में गए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपको बोला कि लाओ लाओ 10,000 रुपया लाओ, अभी बना देते हैं। आपका झगड़ा हो गया कि हमको मत सिखाइए, ऑनलाइन हो गया है, आप क्या कर लेंगे देख लेंगे, तो आपको बोल दिया कि आपका हम कैंसिल करा देंगे। तो अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से आपका बहस हो गया और वो अगर चाहेगा कैंसिल करा देंगे, तो कैंसिल करा देगा क्या? नहीं, इसके हाथ में नहीं है बाबा। ये आपको क्या करेगा, ये सबसे पहले एक शो काउज लेटर देगा, कुछ कारण बताएगा कि भाई आपका ये पर्टिकुलर कमी है आपके कागजों में, इस कमियों के कारण हम आपका कैंसिल करना चाहते हैं। तो वो शो काउज लेटर जारी करेगा, 30 दिन के लिए आपको समय देगा, भाई 30 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आके आप जमा कीजिए। अगर वो कर देते हैं आप, तो फिर आपका कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ कमी ऐसा है या कुछ ऐसा आप फ्रॉड करके बैठे हैं जिसका आपके पास जवाब नहीं है या जवाब दिए सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो उस केस में आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोलो कैंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपको बाहर मिलेगा, बोलेगा दे देते 10,000 रुपया तो बन जाता ना। ठीक, तो ये आपका हिसाब किताब। ठीक, तो अभी आप अगर ठेका लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत आसान है, लीजिए ठेका, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखिएगा तगड़ा वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बिना जो भी लेटर मिलेगा आपको उसमें सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा। अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी का पता वता कुछ ऐसा बदलना चाहते हैं, तो उस केस में बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाम वाम चेंज करना चाहते हो, कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो विद इन 7 डेज आप ऐसा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, 7 डेज के अंदर जैसे ही आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, है ना, तो आपको 30 दिन के अंदर जैसे ही आप ऐसा मान लीजिए ऐसा है कि हमने ब्लैक डायमंड नाम रखा, ठीक है, दीपक एंड कंपनी का, दीपक एंड कंपनी जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम चेंज करके हमने ब्लैक डायमंड रखा। तो ऐसा नहीं कि हम रख लिए तो हो गया, नहीं भैया, रख लिए तो विद इन 7 डेज, विद इन 30 डेज, सॉरी, विद इन 30 डे आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हमने ये नाम बदला है, हमने जो हमारा कानून ये था, कंपनी का नाम था, उसको हमने बदला है, चेंज किया है। ठीक है, विद इन 30 डेज आपको पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और सुधरा हुआ सर्टिफिकेट जैसे आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के 7 दिन के अंदर आपको सुधरा हुआ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक, ऑटो जनरेटेड रहेगा ये, तो इसमें लफड़ा नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है कि अब एक तो फॉर्म है, फॉर्म 5 जो हम पढ़ाए नहीं भूल गए। फॉर्म 5 में क्या है, कंपनी का पूरा डिटेल रहेगा। फॉर्म 5 बेसिकली क्या है, जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है उसका एक रजिस्टर के बारे में है। ठीक है, उसका एक रजिस्टर के बारे में, इसमें कंपनी का नाम लिखा रहेगा कि भैया आपने कौन सी कंपनी को, मान लीजिए 10 ठो कंपनी आया आपके पास अप्लाई करने के लिए, तो 10 कंपनी का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि 10 कंपनी का नाम ये है, उसका डिटेल ये है, उसने इस चीज के लिए अप्लाई किया था। तो बेसिकली एक टाइप का एक रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, जो फॉर्म 5 में मेंटेन रखना है। तो ये जो आपके रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होंगे उनके लिए है, ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो होंगे ये उनके लिए है कि उनको ये जो फॉर्म 5 है इसमें पूरा का पूरा डाटा मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डाटा मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर्म 2 वाला, जो कि मैंने बताया था आपको कि माइंस को छोड़ के, माइंस वाला तो अलग से मैंने बताया कि फॉर्म 7 है, माइंस वाला सब कुछ, तो माइंस को छोड़ के सब जगह छोड़ दो। तो माइंस को छोड़ के अगर मान लीजिए कोई भी हम अलग से कैंसिल करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं ना, कंपनी को ये सस्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, ये सब कोई काम करती है। या फिर एक वर्ड होता है सेशन। सेशन मतलब होता है बेसिकली सरकारी बंदी, मतलब सरकार अगर बंद कर दे रहा है आपका, तो उस केस में भी आपको बंदी में ही माना जाएगा, कैंसिल में ही माना जाएगा, और 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म 2 में अप्लाई करना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, और आपको पूरा हिसाब किताब बताना पड़ेगा जो भी आपका वर्कर थे उसका पैसा कैसे आप चुकाए नहीं चुकाए, है ना, सरकारी जो था आपके टैक्सेस वगैरह थे वो बंद किए नहीं किए, आपका जो ईपीएफओ वगैरह जो काट रहे थे, या ये ऐसे मतलब बेसिकली भारत सरकार का इंश्योरेंस कंपनी है, इसके तहत आपका इंश्योरेंस है वो दिया जाता है ना, तो वो सब कुछ आपका अपडेट हुआ कि नहीं हुआ,
वो सब चीज देखेगा वो, है ना। जब आपका कैंसिल करेगा वो, तो उस केस में वो देखेगा। जब आप बंद कराने जाओगे लाइसेंस, तो उस केस में वो ये सब चीज को चेक कर लेगा, उसके बाद ही वो करेगा। अगर मान लीजिए चेक किया और कुछ पेंडिंग बच गया कि पैसा नहीं दिया वर्कर का, तो आपका सिक्योरिटी मनी जमा है वहां पे, ठीक है। आपका सिक्योरिटी मनी इतना है जितना ज्यादा से आप कमाते हैं उससे ज्यादा वहां सिक्योरिटी मनी जमा की है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 करोड़ का टेंडर है, तो आपको कम से कम वहां 50-60 करोड़ रुपये आप जमा करके रखें, है ना। या शायद 100 का दुगना डर भरना पड़ता है, 100 करोड़ रुपये आप वहां जमा करके रखें। तो अगर आप भाग गए तो कोई बात, उसका तो फायदा ही फायदा है। 50 करोड़ तो जो आपका खर्चा था वो इम्प्लॉय का, जो आपके वर्कर थे उसको तो बांट देगा, 50 करोड़ सरकारी खजाना में जमा हो जाएगा। भाग जाओ, आपको तो वही चाहेगा कि भाग जाओ आप काम छोड़ के। चलिए, फॉर्म 2 में यही सब है ना। फॉर्म 4 में बेसिकली यही है, लेबर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर आप हैं, स्पेशली अगर आप लेबर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, तो उस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो विद इन 30 डेज किया जाता है, ठीक। फॉर्म 2 मिलने के बाद अगर मान लीजिए फॉर्म 2 मिला, फॉर्म 2 क्या था, कैंसिल वाला, कैंसिलेशन के लिए आपने अप्लाई किया, तो फॉर्म 4 के तहत, फॉर्म 6 के तहत, सॉरी 4 के तहत आपका कैंसिलेशन किया जाएगा। और वो कैंसिलेशन विद इन 60 डेज किया जाता है, 60 दिन के अंदर आपका कैंसिल किया जाता है। वो सब रिकॉर्ड देखने के बाद ही कैंसिल किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ, अगर मान लीजिए ठेका मजदूरी वाला आप काम करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करा रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का कोई काम करा रहे हैं, और आप कैंसिल करना चाहते हैं अपना, मतलब कैंसिल नहीं करना चाहते, फॉर्म 6 में कैंसिल नहीं है, फॉर्म 6 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आप शुरू कर रहे हैं, तो उस केस में जैसे ही आपका काम स्टार्ट होता है तो आपको नोटिस देना है, ठीक है। काम शुरू होगा या काम बंद होगा, आपको 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज नोटिस देना है, ओके। चलिए, और यहाँ पे माइंस वाला लिखा हुआ है फॉर्म 7, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन माइंस के मामले में नियम अलग है, पूरा पूरी फॉर्म 7 पे डिपेंडेंट है। चाहे आप माइंस को ओपन कीजिए, चाहे री ओपन कीजिए, चाहे अबेंडमेंट कीजिए, चाहे डिसमेंटमेंट कीजिए, चाहे कमिटमेंट कीजिए, चाहे सेसेशन यानी सरकारी बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको विद इन 30 डेज फॉर्म 7, विद इन 30 डेज फॉर्म 7, विद इन 30 डेज फॉर्म 7। चलिए, मेरा धड़ाधड़ क्वेश्चन रहेगा आपसे, फटाफट आंसर दीजिएगा, देखते हैं आपकी मेमोरी में कितना पावर है। चलिए, चैट सेक्शन खोल लीजिएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप उसका आंसर शॉर्ट में दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाक से समझ जाऊंगा। मान लीजिए आप एक कंपनी खोलें, कंपनी के लिए आप चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करें, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करें, तो कौन से फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे। नया नया कंपनी खोलना चाहते हैं आप, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो कौन से फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करते हैं, बताइएगा, सबको बताइएगा, सबको आंसर देना मैंडेटरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बताइएगा कौन से फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, बताइएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करते हैं, फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, अब इनमें से कुछ जगह है जहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला है भरत कोष, दूसरा है श्रम सुविधा पोर्टल, तीसरा है लेबर मिनिस्ट्री के पास, या है एमएनसी के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए बताइएगा, आप कभी भी जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करते हैं, नया कोई कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन से पोर्टल में जाके अप्लाई करते हैं, बताइए, इसका आंसर दीजिएगा। श्रम सुविधा पोर्टल बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत सही, ठीक है। मेरा अगला सवाल है आपसे, अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी को बंद करना चाहते हैं, या फिर आप कोई कंपनी को अबेंडेंट करना चाहते हैं, और ये मैं माइंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में आप कौन से फॉर्म में नोटिस भेजते हैं, कौन से फॉर्म को भरते हैं बंद करने की, अगर आप इच्छा रखना चाहते हैं अपनी कंपनी को, अबेंडेंट करना चाहते हैं, हमसे बंद करना चाहते हैं, जो कि माइंस के बारे में नहीं है, तो ये कौन से फॉर्म में आप फॉर्म भरते हैं, बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही बाबू, बहुत सही, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, ओके। अगर आप जब बंद करते हैं, अबेंडन करते हैं, तो विद इन कितना दिन आपको भरना पड़ता है फॉर्म, विद इन कितना दिन आपको भरना पड़ता है, बंद करने के कितने दिन के अंदर आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, बताइएगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही।
चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपका आपका मेमोरी बहुत अच्छा है, आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं। मेरा अगला सवाल है कि आपने अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया था, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कितने दिन के अंदर मिल जाता है, और दूसरा सवाल है कितने कौन से फॉर्म में मिलता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया है फ्रेश, ये माइंस के बारे में नहीं है, और आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया है, और आपको कितने दिन के अंदर कौन से फॉर्म में मिलता है बताइएगा। F37 बिल्कुल सही, फॉर्म 3 में 7 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है ना। लेट फाइन देके आप 60 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे 7 डेज के अंदर आपको फॉर्म मिल जाता है, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर। अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपका कोई फर्म है, आपकी कोई कंपनी है, और वो कोई ओल्ड कानून के तहत रजिस्टर्ड था, पुराने जो लेबर लॉज थे उसके तहत रजिस्टर्ड था, तो ये जो नया वाला लेबर कोड आया है, यानी 8 मई 2026 को जो आया है, उसके कितने समय के अंदर हमको फॉर्म 1 में वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करना पड़ेगा बताइए। विदिन 6 मंथ आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। आपने फॉर्म 2 के तहत कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डाला कि भैया मेरा जो कंपनी है इसको बंद कर दीजिए, तो कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट आएगा जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन सर्टिफिकेट। कैंसिलेशन सर्टिफिकेट ये कौन से फॉर्म में मिलेगा, ये माइंस के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में मिलता है बताइएगा। फॉर्म 4 के तहत आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है। यहां तक आपका क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपका मेमोरी बहुत शार्प है। अब ये जो आपका रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होगा, जो आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर का एक दायित्व है, एक कर्तव्य है कि इसके पास एक रजिस्टर होगा। उस रजिस्टर में जितनी भी कंपनी आएगी उस कंपनी का पूरा डिटेल लिखा रहेगा, ब्यौरा लिखा रहेगा, भाई हमने इसको अप्लाई किया, इसका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया, इसका कैंसिल किया, तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा, कौन से फॉर्म में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर का वो रजिस्टर रहेगा जिसमें कंपनी के डिटेल्स वगैरह लिखे होंगे, जो आपका मेंटेन किया जाएगा, चाहे कैंसिल हो चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। आपका फॉर्म 5 बता रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम किसी माइंस को चाहते हैं कि ओपन करें तो हम कौन से फॉर्म में नोटिस भेजते हैं बताइएगा, और कितने दिन में भेजते हैं। नॉट लेस देन डैश डेज है ना, नॉट लेस देन डैश डेज है, कितने दिन में भेजते हैं, कौन से फॉर्म में भेजते हैं। ये वाला तो बाबू सबको याद ही रखना है, बाकी तो याद रखना ही है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। 30 डेज बिल्कुल सही, नॉट लेस देन 30 डेज है, नॉट लेस देन 30 डेज है, और फॉर्म 7 में भेजते हैं, नॉट लेस देन 30 डेज, ठीक है। चलिए ये कहानी आप सुन लिए, ये कहानी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है। ये देखिए आपका जो चैप्टर है ये ऑफिशियली खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपका टाटा गुड बाय हो जाएगा। अब आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 का भी हमको थोड़ा बहुत कहानी सुनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चैप्टर 3 भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटी मोटी कहानियां हैं, सुनेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। फिर हम लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे तो हम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है। चलो ओके, सुनिएगा। देखिए एक नया नियम आया है जो पहले ही आ चुका है, जिसका नाम है OSH कोड 2020। जो पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा OSH कोड में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो उसमें मैं बहुत बार चिल्ला के कह रहा था आपको कि यार इसमें ना एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट हैं ऐसे, इसमें बहुत सारी प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स है इसके। तो उसमें जो बहुत अच्छा बेनिफिट है उसमें से एक बेनिफिट ये है कि फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिकल चेकअप। दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा से चलता था, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये एनुअल वाला आ गया है, एनुअल वाला आ गया है। मतलब अब जो मेडिकल चेकअप होंगे आपके, जैसे आपका IME जो PME होता था ना, जिसको हम लोग बोलते थे पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, ये हम जानते थे कि हमारा 5 साल में पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता था। लेकिन जैसे ही ये OSH कोड लागू हुआ, OSH कोड लागू होने के साथ ही अब आपका जो PME है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, वो हर साल किया जाएगा, हर साल आपका किया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सरेज हैं,
ठीक है। कुछ ऐसे एक्सरेज हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसको आपको 5 साल में, 3 साल में, अलग अलग इंटरवल में किया जाएगा, जो कि हम पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से हमारा रूल है, रूल नंबर 109, जिसमें भर भर के दिया हुआ है पॉइंट, उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ये जानते हैं कि हमारा फ्री मेडिकल चेकअप एनुअली किया जाएगा। पहले वाला जो नियम था पीएमई वाला, वो नियम अब पूरी तरह से खारिज हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात दूसरी बात यह है कि अगर आप माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका फ्री मेडिकल चेकअप है हर साल, बिल्कुल सही। अगर आप अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका फ्री मेडिकल चेकअप है हर साल, बिल्कुल सही। अगर आप बीड़ी एंड सिगार वर्कर में काम कर रहे हैं, बीड़ी और सिगार वाले वर्कर में काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत जरूरी होता है मेडिकल चेकअप फेफड़ों का देखना, तो ये भी अगर है तो सही है, बिल्कुल सही है। बीड़ी सिगार वर्कर में भी आप काम कर रहे हैं तो आपको मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम किया जाएगा। आप जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, आपको मेडिकल चेकअप फ्री में दिया जाएगा एनुअली। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ये मैन्युअली नहीं है, मतलब ये एनुअली नहीं है, ये साल में करना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें साल में मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिकल चेकअप कराना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी है, सॉरी, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये OSH कोड 2020 जब आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो, आपका फ्री मेडिकल चेकअप होगा एनुअली, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए थे, वो कंडीशंस को माइंस रूल में और ज्यादा क्लियर कर दिया है। कंडीशंस ये है कि अगर आप माइंस में काम करते हैं तो हर साल आपका मेडिकल चेकअप होगा, किसी भी एज के हो, आपका कोई मैटर नहीं करता। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपका हर साल मेडिकल चेकअप होगा, किसी भी एज के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीड़ी और सिगार वर्कर की तरफ काम करते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं, सिगार बनाने का काम करते हैं, तो आपका मेडिकल चेकअप होगा हर साल, किसी भी एज के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जर्नलिज्म में है तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, किसी भी सेक्टर में हो, मतलब किसी भी एज के हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। अगर आप साइन वर्कर हैं तो भी आपका मेडिकल चेकअप होगा हर साल, किसी भी एज के हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें एज फर्क पड़ता है, ठीक है। जो फ्री मेडिकल चेकअप एनुअली है, अगर आपका 40 साल से ऊपर का समय है, अगर आपका 40 से ऊपर का एज है, तो उस केस में जो डॉक वर्कर में काम कर रहे हैं, मतलब जो बंदरगाह में काम कर रहे हैं, या जो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके लिए जरूरी नहीं है 40 के बाद मेडिकल जांच हर साल जरूरी नहीं है। बाकी इसके लिए अलग से जो हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट कि किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, ठीक है, तो इसके लिए अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि डॉक वर्कर, बिल्डिंग वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 40 के बाद मेडिकल चेकअप जरूरी नहीं है। अभी आपको एकदम अटपटा लग रहा होगा कि यार 40 के बाद तो जरूरी होना चाहिए और कम टाइम पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। चलिए देखिए, कुछ कानून जो बने हैं, बनाने वाला भी उल्टा था, पता नहीं, बनाने वाला भी उल्टा ही था जो ऐसा कानून बना दिया, लेकिन जो कानून है भैया हम तो वही पढ़ेंगे ना। चलिए हम आपको ये कानून पढ़ के सुनाते हैं। ये रहा आपका कानून। चलिए इसके लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं, खंडन करते हैं। ये आपका ऑफिशियल गैजेट है, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका चैप्टर का नाम है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, मतलब जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है यानी एम्प्लॉय है यानी कि जो उसके अंडर काम करता है, उनका कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारी होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। रूल नंबर 5 में हम लोग एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है हर एम्प्लॉय जो डॉक यार्ड में काम करता है, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं उसमें काम करता है, जो बिल्डिंग में काम करता है, या जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, shall arrange to conduct free of cost medical examination for employee who has completed 40 years of age। अच्छा इसमें सॉरी, इसमें कुछ उल्टा है, मतलब कि ये है कि भाई अगर आपका ये कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं तो आपका पर ईयर मेडिकल चेकअप होना है, ठीक है। लेकिन बाकी कैटेगरी वाले जो हैं उनका पर ईयर मेडिकल चेकअप जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में एक्सेप्शन है। जब आप रूल नंबर 109 पढ़ेंगे, चलिए 109 को निकाल देते हैं आपका, ठीक है। 109 को हम सीधा ले ही आते हैं। ये इंग्लिश वाला मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले में थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आता है। हिंदी वाला में क्या है ना कि मेरे को बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आपके लिए फिर दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। चलिए 109 को निकालते हैं। 109 में मेडिकल रूल्स के, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि उसको तो मैं डिटेल में पढ़ाता ही, बट अभी आ गया है ऐसा डाउट को क्लियर कर देते हैं।
देखिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्या बताया गया है कि भाई माइंस का कोई भी आदमी है उसको आईएमई और पीएमई कराना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और हर साल कराना जरूरी होता है। पहले हम आपको बता रहे थे कि पीएमई जो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन था, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पीएमई था पहले हर 5 साल में हुआ करता था, लेकिन अब नियम बदल गया है। अब आपको टिक मारने से पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हर साल अब मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका इंक्लूड करता है ना, उसमें एक्सरे एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड करता है ना, जो आपका फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आपका कराया जाएगा एक्सरे वैक्सरे, बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के माइंस है ना, उसमें कुछ अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड नियम बने हुए हैं। हम लोग पढ़ेंगे जब मेडिकल एग्जामिनेशन को डिटेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपका डाउट क्लियर करने के लिए ये है कि जो पीएमई होता है बाबू पहले 5 साल में होता था, अब एनुअली होगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। और आईएमई कब होता था, जब हम ज्वाइनिंग करते थे, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बाकी तो एक्सरे वैक्सरे वाला पढ़ाएंगे। देखो इसमें बहुत सारा मेडिकल एग्जामिनेशन में ना बहुत सारे पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब मेडिकल एग्जामिनेशन पढ़ाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे। अभी जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका चैप्टर भी पार नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए जो ऊपर ऊपर का बात है वो पढ़ लेते हैं, जो लिखा है वही पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाते। कुल मिलाकर के यही कि एनुअली आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। 40 से ऊपर अगर डॉक वर्कर या ये सब सेक्टर में है तो भी होगा। अब माइंस वाले का तो होना ही होना है, माइंस वाला तो कोई भी एज का हो उसका करना ही है। आप माइनिंग से रिलेटेड है तो माइंस वाला पॉइंट तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। जब कभी भी आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद फॉर्म 8 में, कौन सा फॉर्म में, फॉर्म 8 में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म 8 में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फॉर्म 7 कहाँ गया, फॉर्म 7 में आपको बताऊंगा कहाँ गया, ठीक है। फॉर्म 7 तक तो मैं सॉरी पढ़ा चुका था, फॉर्म 8 का है। फॉर्म 1 से लेकर 8 तक मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, 7 तक पढ़ा दिया हूँ। 8वां में क्या है, जब आप मेडिकल जांच कराएंगे तो उस केस में आपका जो मेडिकल जांच का बेसिकली सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका फॉर्म 8 के तहत बनाया जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कंपनी चाहेगा तो खुद से मेडिक्लेम नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए आप प्राइवेट में कहीं नौकरी करते हैं, ठीक है, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप हॉस्पिटल ले जाते हो, आपका अच्छा खासा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है ना, हॉस्पिटल में चला जाता है। तो आप क्या किया, आपने कोई कंपनी को पकड़ा और आपने इंश्योरेंस करा लिया, भैया हमारा एक तो इंश्योरेंस कर दीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें हमारा माई बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबका कवर हो जाए, सबका इसमें कवर रहे, ठीक है। अब आप जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो आप कुछ कुछ मेडिकल कवर ऐसे होते हैं ना कि आपको अपना जेब से पैसा तक नहीं डालना पड़ता है, कंपनी खुद समझती है। आप इंश्योरेंस वाला कंपनी से बात करते हैं, अपना पूरा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, तो कंपनी वाला खुद डील कर लेता है डायरेक्टली उसके साथ, है ना। आपको कुछ कुछ पैसा ही देना पड़ता है, ज्यादातर पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से कंपनी के लिए भी EISC करके एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी अपना इंश्योरेंस का एक पैकेज ले सकता है। सरकार जो आपका कंपनी रहेगा उसका तो कुछ ना कुछ चार्जेस कटेगा ही, लेकिन जो एम्प्लॉयज होंगे उनको पूरी तरह से फ्री मेडिकल सुविधाएं और फ्री टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो एक कंपनी के मालिक के ऊपर है कि भाई वो चाहता है कि नहीं। अगर वो चाहता है तो इंश्योरेंस ले सकता है, नहीं चाहता तो भरो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खुद का हॉस्पिटल है तो खुद का हॉस्पिटल में कराओ, कोई समस्या नहीं, आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहे तो EISC का ले सकते हैं। जैसे कोल इंडिया वगैरह है, कोल इंडिया को जरूरत है जी सब चीज का। कोल इंडिया के इतने हॉस्पिटल्स हैं उसको जरूरत ही नहीं है, हर सब्सिडरी में दुनिया भर के हॉस्पिटल है, तो उसको जरूरत नहीं है, तो वो नहीं लेगा। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बाकी चीजें हैं जिनके लिए नियम लागू करना जरूरी हो जाता है, उसके बाद सुविधाएं नहीं हो तो उसको लेना पड़ेगा। तो ये ले लेगा तो उसका भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, दोनों, ठीक है ना। बाकी ये मेडिकल वाला मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेडिकल वाले में आपको बहुत डाउट होने वाला है, तो इसको मैं एक बार में निचोड़ के अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप डोंट वरी रहिए। हालांकि जो जितना इसमें लिखा हुआ उतना मैं कर दिया हूँ कवर। तो सबसे पहले तो इम्प्लॉइज का मेडिकल वाला मैंने आपको बताया। दूसरा है इम्प्लॉय जब भी कभी कोई जगह पे नौकरी ज्वाइन करेगा ना, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारी बातें लिखी रहेंगी। पहले नहीं होता था ये, पहले सिर्फ सरकारी कंपनी में होता था। हम लोग 10 साल पहले भी अगर ज्वाइन किए होते सरकारी कंपनी में तो यही सब कंडीशन, ये सब नाम सब वगैरह सब लिखा रहता है ना। अभी आप जो कोल इंडिया का सब्सिडरी ज्वाइन करोगे तो ये सब डिटेल में पूरा लिखा रहेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी और बहुत सारे रेपुटेड कंपनी तक में ये सब चीजें नहीं लिखी होती है। अब बोल रहा है कि भाई आप जब ज्वाइनिंग करेंगे कोई भी कंपनी में तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और उनमें इन सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे
जैसे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके पापा का मम्मा का नाम क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, अगर आपकी वाइफ है तो आपके स्पाउस का नाम क्या है, अगर आपके चिल्ड्रन है तो आपके बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद आपका कंपनी का जो लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसको एलाइन नंबर बोलते हैं। ये नंबर से हर कंपनी जानी पहचानी जाती है। जैसे आपका आधार कार्ड है, उसे कंपनी का ये एलाइन नंबर आधार कार्ड होता है। तो ये एलाइन नंबर कंपनी का क्या है। कंपनी का यूएन नंबर अगर आपका है तो आपका यूएन नंबर क्या है, इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योरेंस नंबर क्या है। अगर आप किसी पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका पोस्ट कैसा है, जैसे माइनिंग सरदार का पोस्ट है, ओवरमैन का पोस्ट है, कौन से ग्रेड में है वो। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे कोल इंडिया का फॉर्म तो उसमें लिखा रहता है माइनिंग सरदार T&S ग्रेड सी, है ना, टेक्निकल एंड सर्विस ग्रेड सी। ओके, तो इसी तरह से कौन से ग्रेड में आता है वो। इसके बाद वो कौन सा टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, वो रेगुलर बेसिस पे नौकरी ले रहे हैं आप, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय हैं आप कंपनी के, या फिक्स टर्म है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको रखा जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे है कि भाई ये काम खत्म आप खत्म, है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल करेंगे बाद में, ऐसा कुछ कंडीशंस होगा। तो ये सब कुछ लिखा जाएगा। इसके साथ ही साथ आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, सेमी स्किल्ड में आते हैं, अनस्किल्ड में आते हैं, वो कैटेगरी लिखा रहेगा, ज्वाइनिंग का डेट लिखा रहेगा, भैया आप इस पर्टिकुलर टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बेसिक पे और डीए लिखा रहेगा, बेसिक पे और डीए लिखा रहेगा। पहले हम कभी सैलरी दिखाए हैं कि आपको अपना सैलरी स्लिप, और उसमें दिखा के हम आपको बताएं कि बहुत सारे जो अलग अलग कैटेगरी के भत्ता होते हैं, अलग अलग टाइप के जो आपके अलाउंसेस होते हैं, उस अलाउंसेस के बारे में एक बार चैट में बताइए ना। हाँ बताएं बताएं बताएं, ठीक है। तो एनसीएल वाला मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाया होगा, मुझे याद है, कोल इंडिया वाला। उसमें मैंने दिखाया था कि भाई बहुत सारे टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं, है ना। तो उस अलाउंसेस का मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था कि बेसिक पे क्या होता है, डीए क्या होता है, ये सब चीज मैंने बताया था। ठीक है, क्लास करोगे तब ना पता रहेगा बाबू, क्लास ही नहीं करोगे तो कहाँ से पता रहेगा, बताओ। ठीक है, चलिए। तो बेसिक पे होता है कुल मिलाकर के जो आपका लिखा रहता है एम्प्लॉयमेंट, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है। डीए भी फिर आपको पता रहेगा कि उसके बाद और क्या क्या सुविधा दिया जाएगा आपको। मान लीजिए घर दिया जाएगा, क्वार्टर दिया जाएगा, तेल का पैसा दिया जाएगा, सब कुछ आपका लिखा रहेगा। यानी कि जो कुछ अलग से पर्क्स होते हैं ना, ये भी आपका लिखा रहेगा। साथ ही साथ पीएफ कितना कटेगा, पीएफ है तो कौन सी कंपनी की पीएफ है, या ऐसी यानी इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा नहीं, मेडिकल वगैरह क्या सुविधाएं दी जाएगी, वो कुछ लिखा रहेगा। अगर नहीं है तो क्लियर लिखा रहेगा भैया कि आपको नहीं मिलेगा सुविधा, है ना। तो कंपनी बाध्य नहीं है कि आपको मेडिकल सुविधा दे ही, कंपनी बाध्य नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन आपका लिखा रहेगा उसमें कि अगर सुविधा है तो क्या है, काम का प्रकार क्या है, कैसा कैसा आपको काम करना है। अगर महिला कर्मचारी है तो उसको जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है ना, इसके तहत क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे मैटरनिटी लीव मिलेगा, है ना, जैसे 6 महीने का होता है, तो ये सब सुविधाएं इसमें लिखी रहेंगी। तो ये और भी कुछ जानकारी है तो वो सब लिखा रहेगा। तो पहले ज्वाइनिंग लेटर तो पहले तो बात तो प्राइवेट में मिलता ही नहीं था, कि वो मेल कर दिया हो गया, मेल में पढ़ लिया आप ज्वाइनिंग लेटर हो गया। लेकिन अब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और प्रॉपर ये सब चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी। मतलब ज्वाइनिंग लेटर एक पेज का नहीं रहेगा, कम से कम 10-12 पेज का रहेगा, इसमें सभी चीजें लिखी रहेंगी। और डिजिटल सिग्नेचर होगा एम्प्लॉयर का, या फिर सिग्नेचर होगा एम्प्लॉयर का, है ना। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 में बोला गया है कि कभी भी अगर किसी माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए रिपोर्टेबल इंजरी हो जाता है, या तो मान लीजिए कुछ आपका ऐसा एक्सीडेंट था जो हुआ लेकिन बाद में वो फेटल में चेंज हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपका फॉर्म 11 में नोटिस देना पड़ता है। ऐसे नहीं समझोगे, रुक जाओ। सबसे पहले तो रिपोर्टेबल इंजरी का डेफिनेशन ही बदल गया है। तो पहले रिपोर्टेबल इंजरी अब समझिए क्या होता है। रिपोर्टेबल इंजरी आप पढ़े होंगे कि मान लीजिए ड्यूटी में आप कोई ड्यूटी कर रहे थे और आपको ऐसा कोई चोट लग गया, मतलब ऐसा कोई इंजरी हो गया, जिस इंजरी के कारण आपको 72 आवर से ज्यादा के लिए एब्सेंट रहना पड़ रहा है। 72 आवर से ज्यादा मतलब 3 दिन से ज्यादा समय के लिए आपको एब्सेंट रहना पड़ रहा है। तो ऐसे इंजरी को रिपोर्टेबल इंजरी बोलते थे, ठीक है ना। ऐसे इंजरी को रिपोर्टेबल इंजरी बोलते थे, है ना, ठीक है। और ये हम लोग क्वार्टरली भेजते थे, क्वार्टरली हम लोग इसको भेजते थे रिपोर्ट में। लेकिन अब ये नियम पूरी तरह से बदल गया है। अब बोलता है रिपोर्टेबल इंजरी ऐसा इंजरी नहीं है जिसमें 72 घंटे के लिए एब्सेंट रहना, भैया ना। अब कह रहा है कि अगर आप 48 आवर से ज्यादा टाइम के लिए भी एब्सेंट रह रहे हैं, ऐसा कोई चोट लगा है आपको माइंस में जिसके कारण 48 आवर से ज्यादा टाइम के लिए आपको एब्सेंट रहना पड़ जाए, तो उस केस में इसको हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे, ठीक है। और सीरियस बॉडी इंजरी का डेफिनेशन पहले भी वही था, अभी भी वही है कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, आंख का रोशनी चला गया, कान का सुनने का शक्ति चला गया, शरीर का कोई भाग पैरालिसिस हो गया, कट गया, तो ये सब जो चीजें हैं वो सीरियस बॉडी इंजरी में आती है। तो रिपोर्टेबल इंजरी का डेफिनेशन अब चेंज हो गया बाबू, आएगा क्वेश्चन में तो 48 आवर टिक मारिएगा।
अगर माइंस एक्ट लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू माइंस रूल, तो आपको 72 घंटा मारना है। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, तब जाकर टिक मारिएगा। अनठकाने नहीं कि बस रिपोर्टेबल देखे मार 72 घंटा, तो फिर नंबर कट जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहानी ये है कि मान लीजिए किसी माइंस में एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहला तो नियम ये होता है कि भाई फॉर्म 11 के तहत, कौन से फॉर्म में, फॉर्म 11 के तहत। अब आप बोलोगे सर 9, 10 नहीं पढ़ा है, 9, 10 पढ़ाएंगे, 9, 10 का इससे वास्ता नहीं है, आगे वाला चैप्टर में है। तो जब भी कभी कोई माइंस में एक्सीडेंट होता है तो फॉर्म 11 के तहत आपको एक्सीडेंट का नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है। किसको किसको भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, इसके बाद जो आपके डीएम साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो वहाँ के एसडीओ होते हैं, अंचल अधिकारी वगैरह होते हैं उनको, और लोकल जो पुलिस वाला होते हैं, इन सभी को आपको नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है। और ये कब भेजना पड़ता है, फोर्थविथ। कितना, फोर्थविथ मतलब क्या होता है, तत्काल, है ना, तत्काल। जैसे अभी मैनेजर को पता चला कि भैया कांड हो गया, एक आदमी मर गया यार माइंस में, तो क्या करेगा, फटाक से नोटिस तैयार करवाएगा, साइन करेगा, फोन करके बता ही देगा, लेकिन साथ ही साथ नोटिस तैयार करके फटाफट सबको भेज देगा, मेल मार देगा या बोल देगा, बाबू किसी को दे देगा कि भाई मेल करवा दीजिए, है ना, ठीक है। पहले ये था 24 घंटा, अब है फोर्थविथ। अब क्या है, फोर्थविथ मतलब तत्काल, ठीक है। तत्काल में आपको फॉर्म 11 में नोटिस भेजना होगा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पहले तो ये बता रहे कि भाई एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हुआ मतलब डेथ हुआ, तो उस केस में हम बता रहे थे अगर फैटल हो गया ना, फैटल के केस में आपको तुरंत भेजना होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये डेंजरस ऑकरेंस था, मतलब कोई आदमी मरा नहीं लेकिन ऐसा दुर्घटना हुआ था, ठीक है, या फिर रिपोर्टेबल इंजरी किसी को हुआ है, छोटा मोटा चोट लगा भाई, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा वो, है ना, लेकिन आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मरा वरा नहीं है, किसी को सीरियस चोट नहीं आई है, बस छोटा मोटा ऐसा चोट आया है जिसमें 2 दिन के लिए से ज्यादा टाइम के लिए एब्सेंट रहना पड़ेगा, या डेंजरस ऑकरेंस हुआ है, तो इस केस में आपको 12 घंटा के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस भेजना पड़ेगा 12 घंटा के अंदर, समझिएगा। पहले हम क्या बता रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा आदमी मर गया, मतलब फैटल हो गया, डेथ हो गया, तुरंत बताएंगे, तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सूचना देंगे, ठीक है। CIM, RIM, DM, SDO, पुलिस, ये सबको। लेकिन अब क्या है, अब आदमी मरा नहीं है, कुछ ऐसे दुर्घटनाएं थी जिससे आदमी मर सकता था लेकिन मरा नहीं है, या चोट लगा है तो ऐसा लगा है जो 48 घंटे ज्यादा टाइम में ठीक हो जाएगा, तो 12 घंटे के अंदर हमको सूचना देना जरूरी होता है, ठीक है। अब जो कैटेगरीज लिखी गई है ना कि भाई ये आपका डेंजरस ऑकरेंस में आएगा और ये नहीं आएगा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, चैप्टर नंबर CMR में जो डेंजरस ऑकरेंस पढ़े हैं बिल्कुल वही सब है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। बोला गया है कि अगर मान लीजिए कंपनी में कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी के मालिक का ये कर्तव्य होगा, या मौत हो जाता है तो तुरंत फॉर्म 11 में नोटिस भेजेगा, ठीक है। किसको किसको, जो इंस्पेक्टर होगा, पर्टिकुलर चीफ इंस्पेक्टर, या आपका जो रीजनल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, SDO होगा, जो लोकल पुलिस होगा, इन सभी को भेजा जाएगा। और पीड़ित परिवार को भी इसमें जोड़ा गया है बाबू, पहले पीड़ित परिवार को बाद में बताता था, लेकिन अब पीड़ित परिवार को भी तत्काल सूचना देना बहुत जरूरी है। पंचनामा में बहुत दिक्कत होता है ना, कभी अगर माइंस में आप डेथ देखे हैं तो बहुत कुछ आपके दिमाग में आता है, बहुत कुछ आप सीखते हैं कि लाइफ जो है वो टेम्पररी है। क्योंकि मेरे सामने हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ, एक आदमी बुलडोजर से कुचल गया था, तो सिर ही कुचल गया था, पूरा मुंडी गायब हो गया था, पूरा शरीर का था, शरीर में मुंडी नहीं था, सिर ही नहीं था। तो उस केस में पुलिस बुलाना मैंडेटरी हो जाता है। तो इसमें पहले तो नियम नहीं था, लेकिन वो प्रैक्टिस था, अब तो नियम बन गया, तो अब तो आपको बुलाना ही है। पीड़ित परिवार से आप नहीं छिपा सकते, कांड हुआ आपको बुलाना ही पड़ेगा भाई, पीड़ित परिवार को आपको बुलाना पड़ेगा। पहले कुछ हेर फेर हो जाता था, जो प्राइवेट कंपनीज होती थी छोटी मोटी, वो बहुत गंदा खेल खेलता था, बॉडी को इधर उधर हटा देना, हाजिरी काट देना, बोल देना भाई तो आया ही नहीं था ड्यूटी, कहाँ गया हमको क्या पता, ताकि माइंस के ऊपर ना आए, केस ना बने उसके ऊपर में। तो बहुत सारी चीजें होती थी, या गरीब परिवार है तो पैसा वैसा दे के मैटर दबा देना कि यार लो पैसा हो गया जो होना था। और गरीब परिवार वाले भी सोचते हैं यार हम कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए, हमारा कौन है, हमारा बाल बच्चा, हम अपना बाल बच्चा पालें कि हम लड़े झगड़े करें। तो 10 लाख 5 लाख दे दिया तो उसी में शांत हो जाते थे कि चलो ठीक है जो होना था हो गया, अब हम अपना बाल बच्चा पे फोकस करेंगे। तो पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो अमानवीय है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। अभी तो पहले EISC का पैकेज है बाबू, इंश्योरेंस का एक कराना मैंडेटरी है, आप वर्कर का इंश्योरेंस आपको कराना है, ठीक है।
जैसे सीआईएल ये लागू कर चुका है बहुत स्ट्रिक्ट कि अगर कोल इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है ना, मतलब प्राइवेट कंपनी में आउटसोर्सिंग के अंदर भी काम करता है, तो उसका भी आपको कॉर्पोरेट सोशल पैकेज जो सीएसपी खाता है उसके तहत जोड़ना जरूरी है, ठीक है। और अगर कोल इंडिया का परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसको भी जोड़ना जरूरी है ना। तो अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, और अगर सीएसपी है तो 40 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब कुछ चीजें इससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे सीएसपी खाता वगैरह मैं खुलवा चुका हूँ और मैं लिंक करा लिया हूँ अपना जो सैलरी अकाउंट वगैरह में, क्योंकि ये कोल इंडिया का सुविधा है एक तरह से। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनी दे रही है, तो जो लोग काम करते हैं उनको तो जरूर करा ही लेना चाहिए, क्योंकि कब सर्टेनिटी कोई प्रोडिक्ट नहीं करता है कि भाई कब क्या हो, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई हादसा हो जाता है, चोट लगा है ना, 48 घंटा ज्यादा टाइम के लिए आ नहीं पा रहा, जिसको रिपोर्टेबल इंजरी बोलते हैं, है, या फिर तो उस केस में हमको 12 घंटा के अंदर सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। या किसी को चोट नहीं भी लगी है, डेंजरस ऑकरेंस हुआ, तो भी हमको 12 घंटा के अंदर सूचना देना ही पड़ेगा। सूचना 19 लोगों को देना है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे कुछ बातें और विशेष, मान लीजिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति घायल हुआ था, कोई व्यक्ति को चोट लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, घायल हुआ था, उसको हम हॉस्पिटल ले गए, तो मैटर शांत हो गया, लोग चले गए अपने अपने घर, ठीक है। अब हॉस्पिटल ले गए, ले जाने के बाद इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। इलाज के दौरान अगर इसकी मौत हो जाती है, तो मौत होने के बाद ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर का काम खत्म किया, हॉस्पिटल में तो डाल दिया था, अब डॉक्टर समझे वो समझे, ना भैया ना, एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। माइंस में हुआ है ना जी, माइंस में दुर्घटना हुआ है ना, ऐसा थोड़ी कि रोड में गाड़ी चला रहा था मर गया वो। माइंस में अगर दुर्घटना हो रहा है या आपके कंपनी में हो रहा है, कोई भी कंपनी हो, माइंस को छोड़िए, कोई भी कंपनी हो, अगर वहां पे दुर्घटना हो रहा है, तो वो दुर्घटना होने के बाद अगर हॉस्पिटल भी लेगा और वहां पर भी अगर मौत होता है, तो 12 घंटा के अंदर लिखित में देना पड़ता है। 12 घंटा के अंदर जो भी अधिकारी होते हैं उनको लिखित में देना पड़ता है कि यार ऐसा 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 सिचुएशन था जिसके कारण मरा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, अगर चोट के कारण काम ना आ पाने की स्थिति 48 घंटे वाली बात तुरंत ना होकर बाद में टुकड़ों में होती, तो भी 48 घंटे पूरे होंगे, तो बाद 24 घंटा के अंदर फॉर्म देंगे। मतलब क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। ये वाला लाइन बोला है कि मान लीजिए ऐसा है कि आज आपको चोट लगा, ठीक है, आज आपको चोट लगा, आप ड्यूटी में थे, आपका पैर में मोच आ गया, अभी आप चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल आप जब घर गए ना, घर जाने के बाद ना आपसे उठा नहीं जा रहा था, आपसे उठा नहीं जा रहा था, आपका पैर जाम हो गया, अब हॉस्पिटल गए तो पता चला पैर में क्रैम्प्स आ गया है, अब आपको कम से कम 2-3 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा। तो इस केस में इसको हम रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे, क्योंकि चोट माइंस में लगी है, घर में नहीं लगा है, तो चोट जो है वो आपके माइंस में लगी है, और उसके कारण आपको ऐसा करना पड़ रहा है। तो पहले इसको रिपोर्टेबल नहीं मान रहे थे, लेकिन घर जाने के बाद आपको पता चला कि भाई ऐसा हो गया है, या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद पता चला, तो उस केस में हमको 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट देना पड़ता है कि यार ये जो रिपोर्टेबल इंजरी के कैटेगरी में आ गया है, जो छोटी सी चोट लगी थी वो रिपोर्टेबल इंजरी के केस में आ चुका है, ठीक है। अब किसको डेंजरस ऑकरेंस माना जाएगा, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारी कंडीशंस है, ये कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के जिसमें खतरा हो सकता है, चोट लग सकता है, मर सकता है आदमी, उसको हम लोग डेंजरस ऑकरेंस बोलते हैं। जैसे अंडरग्राउंड माइंस है या ओपन कास्ट माइंस है, उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, या आग है, या धुआं लग गया, या कहीं पे अचानक से इंडस हो रहा है, इनंडेशन हो रहा है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, ठीक। जितने माइनिंग वाला चीज है ना उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ बाबू, बाकी देखो बाकी नॉर्मल नॉर्मल है लाइन, और जो माइंस वाले पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, डार्क कर दिया हूँ, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। सिर्फ ये लाइन पे पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। खदानों में इंडस ऑफ वाटर हो जाए, अंडरग्राउंड माइंस में मान लीजिए कोई पिलर कट गया है, ढह गया है, टूट गया है, इंडस हो गया, ब्रस्ट हो गया, रॉक ब्रस्ट हो गया है ना, ऐसा कुछ भी हो गया है, तो ये सब कंडीशन को भी हम डेंजरस ऑकरेंस में मानेंगे। स्लाइडिंग हो रहा है कहीं पे ओपन कास्ट माइंस में, या फिर आपका वो भी वेन स्लाइड हो रहा है, तो वो सब केस को मानेंगे। खदानों में एक्सप्लोजन हो रहा है, इग्निशन हो रहा है, गैस आ गया है, एक्सप्लोजन हो रहा है, केज अगर टूट गया है, ओवर वाइंडिंग टूट गया, कोई मशीन ऐसा ब्रेक डाउन हो गया जिससे खतरा हो सकता है ना, तो वो सब इमरजेंसी ब्रेक फूट गया है, कोई सिस्टम टूट गया, तो उसको हम लोग डेंजरस ऑकरेंस मानेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया बाबू, हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बच्चा है, रुक जाओ ना, ये चैप्टर खत्म करने दो, ठीक है, हो गया बस। अभी देखो चैट को ना चैट ही रहने दीजिए आप लोग, पता मैं फिर वो जो आपका
व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में कल मेरे को एक बच्चा मैसेज किया, बोला सर उसको ओपन कर दीजिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो यार उसका मोटिव बहुत अच्छा था, लेकिन सब लड़कों का मोटिव अच्छा नहीं है। अगर मैं खोल दूंगा ना तो वहां पे फालतू फालतू पूरा बकवास करे जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, जात पात होने लगता है, धर्म जात होने लगता है। भाई मैं क्या बताऊं तुमको, ऐसे लोग हैं। अगर मैं ऑफिशियल ग्रुप को ओपन कर दूंगा ना तो वहां पे लोग ऐसे ऐसे चीजें आपस में बात करने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे, दूसरे को बहस करने लगेंगे, तो वो मत करो यार, वो मत करो, ठीक है। इसीलिए मैं उसको ओपन नहीं रखा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं उसको ओपन कर दूंगा, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रैक्टिस कर सको, और सिर्फ उसमें क्लास से रिलेटेड ही डिस्कशन हो। क्योंकि रिमूव करने का तो मैं कर दूं, लेकिन मैसेजेस तो पुराने रह ही जाते हैं ना, यही दिक्कत हो जाता है। रिमूव करने का तो मैं क्लास से कभी भी किसी को रिमूव कर दूं, जो अगर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करे। तो अभी तक तो कोई ऐसा किया नहीं है, लेकिन अगर करे तो कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बचा बाबू, ज्यादा नहीं है। नोटिस ऑफ डिजीज, नोटिस ऑफ डिजीज में यहाँ लिखा हुआ है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है उसके बारे में, ठीक है। और आपका जो नोटिफाइड डिजीज है उसके बारे में, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, और नौकरी के कारण मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आप एक ओपन कास्ट माइंस में काम कर रहे हैं, और अभी मई का टाइम चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, हीट वेव चल रहा है, ठीक है। हीट वेव क्या होता है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। क्योंकि इसकी जो गर्मी होती है, इस गर्मी में टेम्परेचर, जो हवा होता है, हवा का भी टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा सकता है, जिसके कारण अगर आप उसको सांस लेते हैं तो आपको दिक्कत होती है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो हीट क्रैम्प्स हो सकता है, हीट क्रैम्प हो सकता है आपका, हीट एग्जॉशन हो सकता है आपका, है ना। अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। तो इस टाइप की चीजों से बचने के लिए कहा जाता है कि भाई धूप से बचिए, कवर करके रखिए बॉडी को, पानी पीते रहिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पीजिए, छांव में रहिए, ये सब कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं, तो उसका सूचना देना अब जरूरी हो गया है, ठीक है। पहले तो नोटिफाइड डिजीज का ही था सिर्फ, अब नोटिफाइड के साथ साथ ऑक्यूपेशनल का भी सूचना देना जरूरी हो गया है। मतलब जो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसकी भी सूचना देनी अब जरूरी हो गई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जब भी कभी कोई ऐसी बीमारी होती है जो आपके एस्टेब्लिशमेंट में काम करने के कारण हो रहा हो, तो उस केस में जो थर्ड शेड्यूल है ओएसएच कोड का, थर्ड शेड्यूल में बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया। तो उस बीमारियों में जो ओएसएच कोड पढ़े होंगे उनको मैं बताया होगा, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो उस बीमारियों में अगर आपका लिस्ट है, वो पर्टिकुलर बीमारी है, तो उस केस में आपको एक नोटिस सेंड करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से इलेक्ट्रॉनिकली। इन सबको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, चीफ कम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है ना, इन सबको भेजना पड़ता है रिपोर्ट। इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट में कुछ नहीं है भाई, नाम क्या है कंपनी का, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आदमी का नाम क्या है, कौन सा माइंस है, क्या काम करता था, कितने साल से है ये, इसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, ये सब पूरा लिखा रहता है, उसमें ब्यौरा रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखा हुआ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि जो आदमी काम करता है माइंस में उसके क्या कर्तव्य है। नोटिफाइबल डिजीज के बारे में अलग से दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं नोटिस ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या कर्तव्य बनता है कि भाई एम्प्लॉय अगर कोई भी काम कंपनी में कर रहा हो, है ना, चाहे कोई माइंस में कर रहा हो, ठीक है, कभी भी अगर कोई ऐसा कंडीशन देखता है जो अनसेफ है, या जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, या सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे खतरा हो सकता है, मतलब जिससे हजार्ड हो सकता है, तो उसका सबसे पहला ये फर्ज बनेगा, कर्तव्य बनेगा कि जो भी आपका मालिक होगा, या सेफ्टी ऑफिसर होगा, या जो आपका सेफ्टी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉर एग्जांपल माइंस में अगर ओवरमैन है तो ओवरमैन, सरदार है तो सरदार, ये लोग सेफ्टी से रिलेटेड चीजें देखने का इनका कर्तव्य होता है। या फिर माइंस के मामले में जो एजेंट, ऑनर, मैनेजर है, जो भी मिल जाए आपको, उसको फटाक से वो जानकारी देना है कि भैया यहाँ पे अनसेफ काम चल रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा काम चल रहा है, इसमें दिक्कत हो सकता है, खतरा हो सकता है, उसके बारे में बताना है। सबसे पहला ड्यूटी आपका तो ये है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि यार ओवरमैन था, सरदार था, हम तो गाड़ी चला रहे थे, डस्ट बहुत ज्यादा था फिर भी हम चला रहे थे। नहीं भाई, आपका जिम्मेदारी है ये यार, आपका जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए कहीं पे फॉर एग्जाम्पल आप ओपन कास्ट माइंस में चल रहे हैं, ठीक है, कटिंग है और आपका डंपिंग है, तो कटिंग से माल उठा रहे हैं, मतलब वो भी उठा रहे हैं, और डंपिंग में जाकर डंप कर रहे हैं। बीच में कोई ऐसा गोलाई है, रास्ता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट उड़ रहा है, पानी इधर उधर मारा हुआ, कटिंग डंपिंग साइड में, बीच में कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट हो रहा है,
तो आप आराम से गाड़ी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं कि भाई कुछ होगा तो हम थोड़ी फंसेंगे, वो फंसेगा नहीं भाई, वो तो फंसेगा ही, लेकिन आप भी फंसोगे कि भाई आपने बताया क्यों नहीं, आपने अपना ड्यूटी पूरा क्यों नहीं किया। आप जब यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट था जिसके कारण विजिबिलिटी जीरो था, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था 10 मीटर 5 मीटर आगे का, तो आप यहाँ पे डंपर चलाए क्यों? आपको डंपर खड़ा कर देना था, आपको बताना था अपने ऊपर के अधिकारियों को, आपने बताया क्यों नहीं? तो पहला तो इनका इंक्वायरी होगा, बाकी जो ओवरमैन सरदार का होगा और बाकी जो असिस्टेंट मैनेजर शिफ्ट इंचार्ज मैनेजर जिसका भी होगा वो तो होगा ही, पहला तो इसका होगा, पहला तो ये ड्यूटी एम्प्लॉई है, अगर ये रोक दे तो फिर सब रुक जाए, है ना। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि जानकारी अगर मिल गया है कोई ऑफिसर को, सेफ्टी ऑफिसर को, जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको अगर मान लीजिए जानकारी मिल गया है तो मिलने के बाद तुरंत वो एम्प्लॉयर को बताएगा, लिखित में सौंपेगा रिपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई खतरा है उसको ठीक किया जा सकता है तो ठीक है मिल के कर लेगा, अगर मैनेजर है तो कर लेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉयर को बताएगा। एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पे हम लोग के केस में मैनेजर एजेंट ऑनर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा माइंस में खतरा है, इसको हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका ड्यूटी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके ऊपर इंक्वायरी होगा, बहुत सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अधिकार है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप मैनेजर के पास गए, आप मैनेजर को बताएं कि सर वहां पे ना बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट है, अगर हम डंपर चलाते हैं ओपन कास्ट में तो क्या होता है ना कि सामने से डंपर आता है, हमको दिखता नहीं है, तो डंपर टकरा सकता है, चोट लग सकता है, मर सकता है, कोई दुर्घटना हो सकता है। लेकिन आपका मैनेजर बोला हमको सिखाओगे, हम 15 साल से मैनेजरी कर रहे हैं, तुम सुपरवाइजर, तुम लेबर आदमी, तुम डीआर वाले डेली रेटेड वर्कर हो, हमको आगे तुम ज्ञान बांटोगे, हमको सिखाओगे, तुम भाग यहाँ से जाओ, चलाओ, चलाना चलाओ, नहीं चलाना तो तुम्हारा हाजिरी काट देंगे, तुम्हारा ओटी काट देंगे। कोई बात नहीं भाई, अब कर्मचारी का कुछ अधिकार है जो आप उससे नहीं छीन सकते हैं, जो ऐसे रूल देगा उसको। क्या है अधिकार? अगर किसी कर्मचारी की जानकारी से मिलती है कि कंपनी के खदान में कोई ऐसा बड़ा डेंजर है तो तुरंत कोई बड़ा हादसा ना हो सके, जान जा सकती है, तो तुरंत उसको मालिक को तुरंत एक्शन लेकर उस खतरे को दूर करना है। कर्मचारी मालिक के इस एक्शन से संतुष्ट हो या ना हो, मालिक को किए गए सुधारों की एक रिपोर्ट ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट के जरिए इंस्पेक्टर को लाजमी तौर पे भेजना पड़ेगा। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ओपन कास्ट के केस में बताया कि डस्ट बहुत ज्यादा था जिसके कारण विजिबिलिटी जीरो था, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था आगे भी, और उसके क्रम में वो जाके मैनेजर को बताया या ओवरमैन को बताया, ओवरमैन ने शिफ्ट इंचार्ज को बताया, वो मैनेजर को बताया। अगर उसको पता चल गया उसके बाद भी वो इग्नोर कर दिया इस चीज को, तो पहले तो वो फंसेगा इंक्वायरी में कि भैया आप तक सूचना दिया गया था, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले तो उसको वो तुरंत ठीक करेगा, ठीक करवाएगा, जो घटना है उसको, जो काम है उसको रोकेगा, उसको पहले ठीक करेगा, उस खतरे को निपटाएगा। निपटाने के बाद फिर लोगों को काम पे लगाएगा। उसके बाद उसको एक रिपोर्ट भी देगा कि भैया आपने जो ये प्रॉब्लम हुआ था, ये जो दुर्घटना डस्ट मान लीजिए ज्यादा हो रहा था तो हमने पानी छिड़काव किया, या अगर मान लीजिए कहीं पे स्लाइड कर रहा था तो उसको मैंने ठीक करवाया, ड्रेसिंग करवाया, है ना, आपका वो पूरा पोर्शन को छोड़ दिया हूँ, अब दूसरे पोर्शन पे चला रहा हूँ। तो ये पूरा डिटेल में रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस केस में आपका ये अधिकार है, जान रहे आप, ये अधिकार जान गए तो मेल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा सामने वाले, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त होता है। अब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना बाबू सबका? ठीक है, चलिए आज का क्लास आपके लिए ठीक रहा। धीरे धीरे जो पोर्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वैसे कोड, वैसे रूल को लेके आपको डर लग रहा था, वैसे रूल कुछ ऐसा है नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखता हूँ ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, है ना। पीडीएफ डाउनलोड करने का मैं ऑप्शन देखता हूँ, अगर होगा तो मैं कर दूंगा क्लिक, ठीक है। ऑफलाइन भी आप रख सकते हो अपने ऐप पे हमेशा रहेगा अवेलेबल, वीडियो हो चाहे पीडीएफ। वीडियो का तो ऑप्शन डाला ही हूँ मैं, वीडियो आप डाउनलोड करके देख ही सकते हो। चलिए, अगर आप ब्लैक डायमंड चैनल से देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, तो ये मेरा क्लास का लेक्चर है जिसको मैं रिकॉर्ड करके, मतलब क्लास का लाइव क्लास का लेक्चर डाला हूँ। अगर आप चाहें तो ब्लैक डायमंड ऐप से जाके क्लास को परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाके ब्लैक डायमंड सर्च करना है, इस लोगों के साथ 5 स्टार रेटिंग के साथ ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप चाहें तो कोर्सेज को जाके परचेस कर सकते हैं। SSCL MCL बैच C16 को परचेस कर सकते हैं, फिलहाल उसका फी 1800 रुपया है। और अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेते हैं MCL SSCL बैच C16 तो उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद।
जय हिंद। जय हिंद।